नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 का। गिरिराज पत्रिका का ये हमारा सबसे पहला पार्ट है। और देखिए, जनवरी 2025 के जितने भी पार्ट होंगे उनकी एक अलग से अब प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। जो इससे पहले जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक प्लेलिस्ट बनाई गई थी, वो एक अलग से थी। अब जनवरी 2025 से एक अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बनाई जाएगी गिरिराज पत्रिका की। तो अब ये वाले पार्ट आपको सारे जो है वो 2025 के एक अलग से प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे। और इससे पहले दिसंबर महीना था, नवंबर महीना था, उनके जो है पीडीएफ कंपाइल करके जो है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी थे। जनवरी महीने का भी वैसे ही करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल द पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट बी एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये आलू प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर ये आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की बात कही गई है? तो ये है ऊना जिला। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अभी सरकार के द्वारा कहा गया है कि लगभग 20 करोड़ की जो अनुमानित लागत जो है वो इसके ऊपर आएगी, जहां जिससे जो है ये आलू प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो बनाया जाएगा। और इस प्रसंस्करण की जो है वो कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी कैपेसिटी होगी 500 किलोग्राम प्रति घंटा। ये भी ध्यान रखना है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो स्टेट जीडीपी है, जिसको आप सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, उसमें कृषि का योगदान लगभग 14% जो है वो रहता है। और आलू एक मुख्य फसल जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं आलू की सब्जी का, तो आलू जो है जितनी भी सब्जी का उत्पादन होता है उसमें जो है वो आलू का योगदान जो है वो लगभग 20% जो है वो रहता है। हिमाचल प्रदेश में 16,960 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है लगभग 2,38,317 मेट्रिक टन आलू का उत्पादन जो है वो होता है। ये सारा का सारा डाटा जो है वो गिरिराज पत्रिका में दिया गया था। अगर हम बात करते हैं अब आलू के बारे में। आलू देखो हिमाचल प्रदेश के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है वो स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? वो कुफरी में जो है वो स्थित है। कुफरी ऑप्शन शिमला में होता है। कुफरी शिमला में पड़ता है। कई बार ना कुफरी ऑप्शन में ना देकर जो है वो कुछ और दिया जाता है। बेमलोई कई बार ऑप्शन में दिया जाता है, तो ये बेमलोई भी सही आंसर है। बेमलोई कहाँ पर पड़ता है? बेमलोई भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही पड़ता है और यहाँ पर भी इनका ऑफिस जो है वो स्थित है। तो ये ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं होंगे। अगर जो भी यहाँ पर होगा वो आपने टिक करना है। ये यहाँ पर है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बात ये हो गई। हिमाचल प्रदेश में आलू की खेती जो था वो लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति का आलू काफी फेमस है। तो लाहौल स्पीति में बोलते हैं कि आलू की खेती जो था वो किसके द्वारा और कब जो था वो स्टार्ट की गई थी। लाहौल स्पीति में जो आलू की खेती स्टार्ट की गई थी वो 1857 में जो था वो की गई थी। एक जर्मन पादरी हुआ करते थे जिनका नाम A.W. हाइड था। A.W. हाइड के द्वारा जो था ये आलू की खेती जो था वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और लाहौल स्पीति ने जो था वो आलू के उत्पादन में एक कंट्री को पीछे छोड़ दिया था और पहला स्थान हासिल किया था। तो वो कंट्री कौन सी थी वो भी क्वेश्चन बनता है। तो लाहौल स्पीति ने नीदरलैंड कंट्री को जो था वो आलू उत्पादन में जो था वो पीछे छोड़ दिया था और प्रथम स्थान जो था वो हासिल किया था। ये क्वेश्चन एलाइड सर्विसेज में पूछा गया है। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं हिमाचल के इस आलू के बारे में। अभी तो एक और नया करंट अफेयर का क्वेश्चन जुड़ गया, उसको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली 81 पंचायत ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड टीबी फ्री। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में किस जिले की जो है वो 81 पंचायतें जो है वो टीबी मुक्त घोषित की गई हैं। तो हिमाचल का एक ऐसा जिला है जिसकी जो है वो 81 पंचायतें जो है वो टीबी मुक्त जो है वो घोषित की गई हैं। अब वो कौन सा जिला है उसकी बात करते हैं। तो 81 पंचायतें जो हैं वो टीबी फ्री जो है वो डिक्लेयर की गई हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, सामुदायिक भागीदारी से जो है वो हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग यानी कि टीबी को जो है वो टीबी फ्री बनाने के लिए हिमाचल को जो है वो कोशिश की जा रही है। और 2023 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता चलता है कि मंडी जिले की 81 पंचायतों में जो है वो टीबी नहीं है, तो उनको जो है वो टीबी मुक्त जो है वो घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है और यहाँ पर बहुत सारी पंचायतों का सर्वेक्षण किया गया था, परंतु मंडी जिले की ये 81 पंचायतें जो है वो टीबी मुक्त फ्री घोषित हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। ये ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीबी डे जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को। 24 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। तो अभी 24 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। इससे पहले अलग अलग ईयर्स में जो है ये मनाया जा चुका है। अभी देखो, अभी तक हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो 31 मार्च 2023 तक का डाटा जो है वो अवेलेबल है। तो हमारे पास जो पंचायतें आती हैं, टोटल नंबर ऑफ पंचायतें हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी आती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 3615 पंचायतें जो है वो आती हैं।
अब देखो हिमाचल प्रदेश में ना 3615 पंचायतें आती हैं। ये मैंने डाटा आपको बता दिया कि ये डाटा जो है हमारे पास कब तक का है, ये 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो वहाँ तक की बात आपने ध्यान रखनी। अब जो नेक्स्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके अकॉर्डिंग उम्मीद है कि डाटा थोड़ा सा चेंज होगा, परंतु अभी तक का डाटा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्पेसिफिक ईयर करके पूछा जाता है। तो ये 31 मार्च 2023 तक का डाटा है, और इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे आप ले लीजिए, जिसका ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इसमें से जो है वो मंडी जिले में कितनी ग्राम पंचायतें जो है वो आती हैं। तो मंडी जिले में अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो 559 ये ग्राम पंचायतें जो है वो मंडी जिले में जो है वो आती हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहां पर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें जो है वो है, तो हिमाचल प्रदेश का जो है वो सब ऐसा जिला है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर सबसे अधिक जो है वो ग्राम पंचायतें हैं। कांगड़ा में कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं? कांगड़ा में ग्राम पंचायतें आती हैं 814। ये 814 ग्राम पंचायतें जो है वो कांगड़ा में है। मंडी में जो है वो 559 जो है वो ग्राम पंचायतें हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला में जो है वो कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं? तो शिमला में जो है वो आपने ध्यान रखना है 412 ग्राम पंचायतें जो है वो आती हैं। सबसे कम जो ग्राम पंचायतें आती हैं वो कहाँ पर आती हैं? तो वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। तो लाहौल स्पीति में जो है वो 45 ग्राम पंचायतें जो है वो आती हैं। लाहौल स्पीति की ये 45 ग्राम पंचायतें आपने ध्यान रखनी है। ये ग्राम पंचायतों का डाटा हमने पहली बार डिस्कस किया है। कोशिश करूंगा कि मिशन एलाइड में भी इस क्वेश्चन को एक बार ऐड करूं ताकि रिवीजन हो सके, तो इतना आपने फिलहाल यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी इज गिवन अंडर द चीफ मिनिस्टर कॉर्प फिशरीज स्कीम। तो एक योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री कॉर्प मत्स्य पालन योजना। बोलते हैं इस योजना के तहत कितनी % सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ये जो मुख्यमंत्री कॉर्प मत्स्य पालन योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत 80% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो 80% सब्सिडी जो है वो इस योजना के तहत दी जाती है। और इससे क्या सुनिश्चित करने की सरकार कोशिश करती है? ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिल सके और उनके लिए ये योजना जो है वो एक वरदान के रूप में जो है वो साबित हो सके। हिमाचल प्रदेश में ही अगर हम बात करते हैं तो ये जो कार्प मछली आती है, इसके कार्प फिश फार्म भी जो है वो आते हैं, जो फेमस वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कार्प फिश फार्म एक तो दियोली में आता है। दियोली में ये कार्प फिश फार्म जो था वो लगभग 1960 के आसपास जो था वो स्थापित किया गया था। दियोली कहाँ पर आता है? दियोली जो है वो अलीखड्ड के किनारे आता है, और अलीखड्ड के किनारे जब ये आता है तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घाघस के समीप जो है वो दियोली पड़ता है, और अलीखड्ड जो है वो फिर सतलुज में जाकर आगे जो है वो मिलती है। यहाँ पर ये कार्प फिश फार्म जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी जो है वो फिश फार्म जो है वो स्थित है, कार्प फिश फार्म। वो 1965 में स्थापित किया गया था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, वो कांगड़ा वाला आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो है वो सुल्तानपुर में भी जो है वो एक कार्प फिश फार्म है, और वो वर्ष 2000 में जो था वो स्थापित किया गया था। ये सुल्तानपुर में जो कार्प फिश फार्म है, ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है। इसके अलावा जो है वो अलसू फार्म भी जो है वो अलसू फार्म है एक। अलसू फार्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आता है। ये भी 1960 में जो था वो स्थापित किया गया था। अलसू नाला के ऊपर जो है ये बना हुआ है। तो ये कार्प फिश फार्म के बारे में आपने ध्यान रखना है। कई बार तो एग्जामिनर कुछ नहीं करता, वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि मछलियों की वेराइटीज कौन कौन सी हैं हिमाचल प्रदेश में। तो एक तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से वेराइटीज, इसको मिटा कर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप भी नोट कर पाएं। देखो, अगर मछलियों की बात की जा रही है तो एक ट्राउट जो है वो मछली की किस्म आती है, एक मशहीर जो है वो मछली की किस्म जो है वो आती है, एक लोआचीज आती है मछली की किस्म, और एक मिरर कार्प जो है वो आती है। तो ये मछलियों की किस्में जो है वो पाई जाती हैं। इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि मछलियों की किस्में हिमाचल में जो पाई जाती हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता चल गया क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और पेपर 1 अगर आप उठाकर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अभी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इससे भी अगर जो अनएक्सपेक्टेड जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो फिर भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे, टोटल नंबर ऑफ होम्योपैथी डिस्पेंसरीज इन हिमाचल प्रदेश। पहले तो कॉन्टेक्स्ट जानते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि सरकार के द्वारा ये कहा गया कि अगर होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं, अगर वो जो है वो स्टडी लीव के ऊपर जाते हैं, स्टडी लीव मतलब जब वो अध्ययन अवकाश के ऊपर जाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप स्टडी लीव के ऊपर भी जो है वो जा सकते हैं। आई थिंक 2 साल तक आप स्टडी लीव पर जा सकते हैं, एग्जैक्टली चेक कर लेना इसको एक बार। अगर आप स्टडी लीव के ऊपर जो है वो जाते हैं तो आपको सरकार क्या करती है, वेतन भी देती है उस दौरान। अब जैसे IAS वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा कि जो IAS हैं वो स्टडी करने किसी और कंट्री में चले गए,
वैसे ही अगर होम्योपैथी के डॉक्टर जाते हैं स्टडी करने के लिए तो उनको जो है वो पहले क्या किया जाता था, 40% वेतन जो था वो सिर्फ दिया जाता था। परंतु अब कहा गया है कि अगर वो अध्ययन अवकाश के दौरान जाते हैं तो होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं उनको जो है पूरा वेतन जो है वो सरकार देगी। तो इसलिए जो था ये चर्चा में जो था वो आया, इसलिए जो था इसका कॉन्टेक्स्ट बना। और हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि टोटल नंबर ऑफ होम्योपैथी डिस्पेंसरीज जो है वो हिमाचल में कितनी आती हैं। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव वे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एक टेस्ट सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। या अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप भी देना चाहते हैं तो ये आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है और एक अच्छा जो है वो मौका भी है। इस टेस्ट सीरीज में स्लॉट 1 में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और आप किस तरह से अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप किस टाइम पर देना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें टाइम पर की जाए वो आपकी सक्सेस में बहुत मैटर जो है वो करता है। तो अब चाहें तो सफिशिएंट टाइम है, एक अच्छी शेप जो है वो अभी दे सकते हैं। हर एक टेस्ट सीरीज में हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ खासकर जो हिमाचल जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके है वो एक्सप्लेन की हुई है। अभी भी कुछ टेस्ट आने वाले हैं जो शेड्यूल्ड किए हुए हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक इफेक्टिव वे में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे थे कि होम्योपैथी डिस्पेंसरीज कितनी है, तो वो है 14। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो डाटा है 2023-24 का। इससे पहले के डाटा भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 2022-23 का डाटा अगर पूछा जाता है तो 2022-23 में भी ये 14 ही नंबर था, 2021-22 में भी ये 14 ही नंबर था, नंबर जो होम्योपैथी डिस्पेंसरीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में थी। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एक यूनानी डिस्पेंसरी का क्वेश्चन जो है वो बनता है कि 2023-24 में यूनानी डिस्पेंसरी की संख्या कितनी थी, तो वो थी 3। 2022-23 में कितनी थी यूनानी डिस्पेंसरी की संख्या, वो 3 ही थी उस टाइम। 2021-22 में भी ये 3 ही जो था वो हुआ करती थी। हिमाचल प्रदेश में अगर हम आयुर्वेदा सेक्टर में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज कितने हैं, तो एक ही पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज आता है। अगर आयुर्वेदा के सेक्टर में बात करते हैं तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कितने आते हैं, अगर 2023-24 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है वो कितने आते हैं, 32 जो है वो आते हैं 2023-24 के अकॉर्डिंग। और अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एलोपैथी की बात की जाए तो एलोपैथी के जो है वो कितने हॉस्पिटल आते हैं, तो 2023-24 के अकॉर्डिंग 115 जो है वो एलोपैथी के हॉस्पिटल जो है वो आते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने आते हैं, CHC जिनको बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो 104 आते हैं 2023-24 के अकॉर्डिंग। और PHC जिनको बोलते हैं PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो कितने आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो 580 जो है वो हिमाचल में आते हैं 2023-24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मैंने मोटे तौर पर आपको डाटा बता दिया। एक नंबर ऑफ होम्योपैथी डिस्पेंसरी, यूनानी डिस्पेंसरी कितनी थी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जो है वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कितने थे। तो इस तरह का डाटा हमेशा आपके पास होना चाहिए, ताकि ये तो मैंने लिमिटेड डाटा बताया, डाटा बहुत लंबा है ये, परंतु चलो इतना काफ़ी है आज के लिए, इतना काफ़ी है, इतना याद रखिए। ये मोटे मोटे तौर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हो गए। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद हिमालयन लिटरेचर क्रिएशन अवार्ड। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमालयन साहित्य सृजन सम्मान से किसे सम्मानित जो है वो किया गया है। अभी जो है वो उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए जो है वो अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए जो अवार्ड दिया गया है उसमें जो है वो हिमालयन साहित्य सृजन सम्मान जो है वो डॉक्टर सत्यनारायण सनेही जी को दिया गया है और जगदीश पाली को दिया गया है। तो इन 2 लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोथ बी एंड सी जो है वो इसका सही आंसर है। ये इसका सही आंसर हो गया। वैसे ही डिटेल में जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जो है वो दिया गया है। साहित्य में उत्कृष्ट सृजन करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो डॉक्टर हेमराज कौशिक इनको मिला है। इन अकेले को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक कैटेगरी आप ये बनाइए। दूसरी कैटेगरी है हिमालयन क्रिएशन अवार्ड की। तो ये जो हिमालयन क्रिएशन अवार्ड है ये 2 अलग पर्सनैलिटीज़ को दिया गया है। एक जगदीश बाली जी हैं जिनका नाम आपने पढ़ा, एक डॉक्टर सत्यनारायण सनेही है, इनको दिया गया। तो ये आपने पढ़ना है। इनको इनका कंट्रीब्यूशन जो पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म में जो है उसके लिए जो है ये अवार्ड जो है वो मिले हैं। तो इस तरह के अवार्ड जब भी दिए जाए वो हमेशा आपके जहन में होने चाहिए। परंतु ये तो हो गए हमारे जो रिसेंट अवार्ड दिए गए हैं।
हमारे पास जो क्वेश्चन ट्रेडिशनली पूछा गया है अवार्ड से, वो क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अब देखो एग्जामिनर ना कई बार क्वेश्चन को टफ करने के लिए इस तरह का करंट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप सही कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। परंतु जो साहित्य में पहले भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि हिमाचल की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक लिटरेचर में जो है हिमाचल संस्कृत लिटरेचर में अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड। तो सबसे पहली बार ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड कब दिया गया था? 1986 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये मियाँ गोवर्धन सिंह को जो था वो दिया गया था। मियाँ गोवर्धन सिंह जी को जो था ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड जो दिया गया था हिमाचल संस्कृत लिटरेचर में। एक वैसा ही अवार्ड है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड कहलाता है, ये हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है और ये अवार्ड भी 1986 में ही सबसे पहली बार दिया गया था और ये श्री केशव नारायण जी को जो था वो दिया गया था। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड भी दिया जाता है और पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड पहाड़ी लिटरेचर में दिया जाता है। ये 1989 में सबसे पहली बार दिया गया था पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड और ये जो श्री जयदेव किरण है उनको जो था वो दिया गया था। जयदेव किरण जी को ये अवार्ड जो था वो सबसे पहले दिया गया था। तो ये 3 ट्रेडिशनल अवार्ड हमारे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप गलत नहीं करेंगे, बाकी तो आपने पढ़ ही लिया यहाँ से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना चलाई गई है। अब पहले हमने पढ़ी है परंतु कुछ नए पॉइंट भी आज ऐड हुए हैं और स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बना है। फिर बोलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना जो है वो एजुकेशन लोन देती है 20 लाख रुपए तक। बिल्कुल सही बात है, ये एजुकेशन लोन ही देती है और 20 लाख तक के लोन देती है। बोलते हैं लोन विल बी ऑफर्ड एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% टू द स्टूडेंट ऑफ हिमाचल की। ये जो लोन दिया जाएगा हिमाचल के विद्यार्थियों को दिया जाएगा और 2% जो है वो उसकी ब्याज दर जो है वो रहने वाली है। कि 2% हमने पढ़ा था, अगर आप अच्छे से वीडियोस को देखते हैं तो आप इस स्टेटमेंट को गलत करेंगे। 2% नहीं, ये 1% जो है वो दिया जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई, पहली सही हो गई। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं टू अवेल द बेनिफिट स्टूडेंट मस्ट हैव अटेंडेड अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन देयर प्रीवियस क्लास। अगर इस योजना का लाभ लेना है तो विद्यार्थी जो फ़ायदा लेना चाहता है उसको जो है वो प्रीवियस क्लास में जो है 60% नंबर जो है वो लेकर आने चाहिए। यानी कि ये कंपलसरी रखा गया है कि उसके 60% नंबर होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 60% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है प्रीवियस क्लास में। जैसे मान लो किसी को लेना है ये ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के लिए लोन, तो +2 में जो है वो उसके मार्क्स जो है वो एटलीस्ट 60% जो है वो होने चाहिए। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, पहली भी सही है। चौथी स्टेटमेंट देखिए, चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं टू अवेल बेनिफिट स्टूडेंट शुड बिलोंग टू फैमिली विद एन एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग ₹4 लाख। तो बोलते हैं कि अगर इस योजना का लाभ लेना है तो जो लाभार्थी है उसका परिवार जो है उसकी एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इनकम का भी एक क्राइटेरिया जो है वो इसमें रखा गया है और 4 लाख से ज़्यादा इनकम जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। कंफ्यूजिंग पॉइंट एक था हमारे पास सिर्फ, तो चौथी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत थी क्योंकि इसमें 1% इंटरेस्ट रेट पर जो है वो ब्याज 1% इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन जो है वो दिया जाता है। ठीक है जी, और ये जो है वो किसको दिया जाता है, कितने नंबर होने चाहिए, ठीक है, वो सारा आपको पता चल गया। कितने लाख तक का लोन विद्यार्थी ले सकता है वो भी पता चल गया। तो करेक्ट 1 पूछा गया था आपसे, पहली, तीसरी, चौथी करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। बिल्कुल इसको करेक्ट करना था आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ड्यूरिंग विच ईयर डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ RBI। तो बोलते हैं किस दौरान जो था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो था वो गवर्नर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगर आप बात करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी देहांत हुआ है। अब इनका देहांत हुआ है तो ये प्रधानमंत्री तो रह ही चुके हैं, इसके अलावा ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, वित्त मंत्री भी रहे थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी जो था वो रहे थे। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो ये 1982 से 85 के बीच में जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो था वो हुआ करते थे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर भी जो था वो बने थे। फाइनेंस मिनिस्टर ये बने थे 1991 में और 1996 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो रहे थे और बहुत सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म इनके द्वारा लाए गए थे जिसमें आज हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। LPG रिफॉर्म जिनको कहते हैं वो इनके द्वारा लाए गए थे। उनकी बात बाद में करेंगे कभी। फिर बोलते हैं कि ये जो है वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री ये कितनी बार भारत के रहे, तो ये 2 बार जो था वो प्रधानमंत्री जो था वो बने थे।
इंडिया के 2 बार प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। पहली बार जब ये बने थे 2004 में ये बने थे। 2004 से 2009 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर 2009 में फिर से इलेक्शन होते हैं, ये फिर से बनते हैं। 2014 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहते हैं और फिर 2014 में इलेक्शन होते हैं तो नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। अभी आपको नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। तो ये 2 बार जो था वो प्रधानमंत्री बने थे और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। आरबीआई के जो हैं वो ये जो है गवर्नर रह चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन बन गए। गिरास पत्रिका में आया था मनमोहन सिंह जी के बारे में, परंतु हमने तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही पढ़ी और यही क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज गुड गवर्नेंस डे इन इंडिया। तो भारत में बोलते हैं सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। अभी जो है वो गुड गवर्नेंस डे मनाया गया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो गुड गवर्नेंस डे जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। उनकी प्रतिमा पर जाकर इन्होंने पुष्पांजलि जो था वो अर्पित की। तो ये इनका 100वां जन्मदिन था, 100 नंबर का जन्मदिन था, तो इसलिए ये गुड गवर्नेंस डे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो नेट सेट में आपने 25 दिसंबर ध्यान रखना है कि 25 दिसंबर को जो है वो गुड गवर्नेंस डे जो है वो भारत में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जयंती होती है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और क्यों चर्चा में आया वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ से ज़्यादा जानेंगे भी नहीं। अब हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करने को है और 1 लाइनर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं रतेश ठकुराई किस पहाड़ी रियासत की जागीर हुआ करती थी। तो रतेश जो था वो एक ठकुराई थी और एक केओंथल की जागीर जो था वो हुआ करती थी। अगर हम बात करते हैं रतेश की, रतेश रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? तो राय सिंह के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। राय सिंह एक शासक थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर केओंथल भी दिया गया है, तो केओंथल की स्थापना जो था वो किसने की थी? गिरिसेन के द्वारा केओंथल की स्थापना की गई थी। आगे बोलते हैं भागा घाटी का स्थानीय नाम क्या है। तो लोकल भाषा में भागा घाटी को जो है वो गाहर कहते हैं। भागा घाटी को गाहर कहा जाता है। चंद्रा और भागा ये 2 वैलीज हैं जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती हैं। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको टेस्ट सीरीज में जो है वो बताया हुआ है। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आपने ये पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रासा और क्रासा हिमाचल के किस क्षेत्र के नृत्य हैं। तो रासा क्रासा सिरमौर के नृत्य जो है वो आते हैं, बहुत बार पढ़े हैं। भृगु झील हिमाचल के किस स्थान पर आती है। तो भृगु झील हिमाचल के कुल्लू जिले में जो है वो आती है। अच्छा, कुल्लू में जो है वो भृगु झील आती है, तो कमेंट करके बताइए आपकी जो सोरंग झील है ये कहाँ पर आती है, सोरंग लेक कहाँ पर आती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी की जयंती होती है जिसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बोलते हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से BA की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो था वो BA की पढ़ाई की थी, तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जिनके द्वारा 1883 में ये की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आता है जो कि केरल में जो है वो स्थित है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आगे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी कवित्री को दिया गया है। तो 2024 का साहित्य जो अकादमी अवार्ड है और हिंदी कवित्री को दिया गया है वो गगन गिल है जिनको ये दिया गया है। किसको दिया गया है? गगन गिल को जो है ये दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से जो है वो संबंधित है। भारत की पहली महिला जो विदेश मंत्री बनी थी वो कौन बनी थी। तो पहली महिला विदेश मंत्री जो था वो सुषमा स्वराज जी जो था वो बने थे। सुषमा स्वराज जी जो था वो भारत की पहली विदेश मंत्री बनी थी। प्रेजेंट टाइम में जो एक्सटर्नल अफेयर मंत्री हैं मतलब विदेश मंत्री हैं वो हैं श्री S जयशंकर जी, डॉक्टर S जयशंकर, इनका नाम ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो है वो भेड़ के दूध में जो है वो होता है। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा फल आता है वो कटहल का फल जो है वो आता है। कटहल जिसको जैक फ्रूट भी जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं, कटहल को जैक फ्रूट इंग्लिश में बोलते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा फल जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच विलेज ऑफ शिमला विल द भुंडा महायज्ञ विच इज गोइंग टू बी हेल्ड आफ्टर 39 ईयर। तो बोलते हैं 39 वर्षों के बाद भुंडा महायज्ञ होने जा रहा है या फिर अभी तो हो चुका है। ये बोलते हैं शिमला के किस गांव में आयोजित होगा। तो शिमला के किस गांव में जो है ये आयोजित होगा वो आप कमेंट करके बताइए। अभी तो आयोजित हो चुका है, परंतु पिछली जो एडिशन था गिरिराज पत्रिका का हमारा दिसंबर महीने का चौथा पार्ट, उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था। डिटेल से मैंने आपको भुंडा महायज्ञ
यज्ञ के बारे में बताया था। अभी आप कमेंट करके बताइए कि ये कौन से गांव में जो है वो हुआ। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।